डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, यूजीसी नेट दिसंबर 2025 साइकिल अब काफी करीब आ गई है। और इसके जो एस्पिरेंट्स हैं उनको एक छोटी सी मेरे तरफ से हेल्प, जहाँ पे कि जो पास्ट लेटेस्ट जो 10 पेपर्स हैं पिछले 3-4 साइकिल की, उसके थीम वाइज पेपर को कल आउट करके विद डिफिकल्टी लेवल एनालाइज करने का, एक्सप्लेन करने का, और उसके थ्रू लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिससे कि आप आने वाले साइकिल को बेहतर ढंग से क्रैक कर सकें। सो यदि आप सोच रहे हैं कि सर क्या कह रहे हैं, तो आप देख रहे हैं पॉल साइंस हेल्प चैनल यूट्यूब का, जो एक छोटा सा प्रयास है नॉलेज को शेयर करने का, जो रिसर्च बेस्ड है, नो नॉनसेंस काइंड ऑफ नॉलेज शेयरिंग एफर्ट, स्पेशली फॉर सोशल साइंस, वो भी अभी तो पॉलिटिकल साइंस के लिए ही ज्यादा, और वो भी एग्जामिनेशन पर्पज से। इस सीरीज को मैं कुछ दिनों से ला रहा हूं, जिसमें कि हम लोग एक एक थीम को लेते हैं और उसमें यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस डोमेन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 10 साइकिल्स में, उसको एनालाइज करते हैं आगे आने वाले एग्जाम में अच्छा करने के पर्पज से। चलिए, थोड़ा भाषण लंबा हो गया, स्टार्ट करते हैं लेटेस्ट 10 साइकिल या 10 पेपर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस। ये इंफॉर्मेशन देना आपको निहायत जरूरी है। यदि आप दिसंबर साइकिल को बाई कर रहे हैं, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो ऑनगोइंग कोर्स है, जिसको मॉक टेस्ट सीरीज आप कह लीजिए, ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज, उसमें काउंसलिंग भी है और बहुत सारी और भी फैसिलिटीज हैं जो आपके एग्जाम प्रेप को बनाती है स्मूथ। इसके बारे में कुछ जानकारी यहाँ दी गई है। बेसिकली जो भी न्यू मेंबर इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, उनको सारे पिछले मॉक और आने वाले लाइव मॉक, फ्री फुल लेंथ मॉक और रिवीजन क्लासेस जो हम लोग शुरू करेंगे कुछ दिनों में, वो मिलेगी। और एक ग्रुप मिलेगा जिसमें कि वो अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और इंगेज हो सकते हैं। इन्हें फॉर मेकिंग द लास्ट मिनट जो प्रेप है उसको स्मूथ बनाने का एक कोशिश है। आप ज्वाइन कर सकते हैं नॉमिनल कॉस्ट पे। इसके लिए आप नेम, टेलीग्राम आईडी, मोबाइल नंबर मेल करें एट paulsciencehelp@paulsciencehelp.in। यस, ये आईडी सही है, इसको गौर से स्पेलिंग देख के इस पे भेजें। ये है बुक्स जो आप लोगों ने जिसको बहुत पॉपुलर बनाया है, लेकिन जिनको पता नहीं है वो लूज आउट कर रहे हैं। ये सब बुक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए गोल्डन बुक हैं, जो कि नॉमिनल कॉस्ट में मिलते हैं। ऑफ कोर्स ये सभी जो हैं किंडल वर्जन में अवेलेबल हैं, जिसमें कि कई लोग कहते हैं कि सर हमें परेशानी होती है, कोई प्रिंट नहीं करते। गेट आउट ऑफ दैट। अब जमाना प्योरली ऑनलाइन का है, आपको उसमें फायदा है। आपको पता भी नहीं है कि बुक को पब्लिश करने में क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैंने कोशिश की है, और कितना कॉस्ट स्केलेट होता है, और वो सब बिचौलियों के हाथों में जाता है। उन सब के लिए एक ही साधन है कि हम और आप मिल करके उसको चेन को तोड़ें और ऑनलाइन वर्जन पे चले जाएं। ये पूरा जो प्लेटफॉर्म है यही ऑनलाइन है, इसलिए मैंने इसको ऑनलाइन ही केवल रखा है। आप बहुत एंजॉय करेंगे उसके फीचर्स को। यूट्यूब में वीडियो देखिए कि किंडल को के फीचर्स को कैसे यूज करें। और ये सब के जो बुक के जो क्लिकेबल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। सीधा आप मतलब डालेंगे तो आप उस साइट पे अमेजन के पहुंचेंगे, और वहां से आप नॉमिनल कॉस्ट पे इसको परचेज कर सकते हैं। ये है आईपीटी सिलेबस। आप इसमें देख सकते हैं कि यूजी सिलेबस से थोड़ा सा आगे बढ़ता है ये। और अनफॉर्चुनेटली मैं इस पे कुछ पे वीडियो नहीं बना पाया हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि कभी मौका मिले तो। लेकिन इतने सारे मैंने पास्ट ईयर पेपर एनालाइज किए कि बिना बुक को पढ़े, बिना उस तरह के फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड स्टडी के भी आप यूजीसी नेट के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। लेकिन गौर से सिलेबस जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि सिलेबस से ही पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे जो लेटेस्ट साइकिल के क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल हैं वो हैं जून 2025 साइकिल। उसके देखिए आईपीटी के कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। लेट अस सी। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, द बुक सिक्स ग्लोरियस इपो ऑफ इंडियन हिस्ट्री वाज रिटन बाय। अब इस तरह क्वेश्चन तो रन ऑफ द मिल क्वेश्चन है कि ये किताब किसने लिखी, नहीं लिखी। लेकिन वैसे तो ये वीडी सावरकर ने लिखी है। सावरकर फ्लेवर में है, काफी ज्यादा क्वेश्चन से पूछा जाता है, तो इसके चलते थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दीनदयाल उपाध्याय एंड सावरकर, और जो आइडियोलॉग है आरएसएस के, उनको थोड़ा सा आपको ज्यादा एग्जाम पर्पज से तवज्जो देनी चाहिए आजकल।
इनकी जो कुछ बुक है वो थोड़ी छिपी हुई है, लाइक मैजिनी चरिता है एंड इको फ्रॉम अंडमान है, हिंदू पद पातशाही है। ये सब जो बुक है वो बहुत फेमस है, खास करके हिंदुत्व ही इज हिंदू, इससे तो फेमस कोई बुक उनकी और नहीं है। लेकिन और भी बुक तो थोड़ा देख लीजिए इसी बहाने। और इसी बहाने जो है महात्मा गांधी के जितने बुक हैं ये भी पूछे गए हैं, उसको भी देख लीजिए। एंड विवेकानंद के भी बुक को आपको देखना चाहिए। पंडिता रमाबाई वॉज एसोसिएटेड विथ, ये क्वेश्चन एकदम लेवल 1 इजी क्वेश्चन है, जहाँ पे वी ऑल शुड नो कि ये मुक्ति मिशन नाम की संस्था इन्होंने खड़ा किया था। लेकिन इसके साथ ये भी जानना चाहिए, इन्होंने उससे पहले आर्या महिला सभा बनाया था, एक फोरम जहाँ पे औरतें अपने इश्यूज को रख सकती हैं, एक दूसरे को बता सकती हैं और अपने अधिकार और क्या कैसे वो उसको पा सकती हैं उस पर चर्चा कर सकती हैं। इसके अलावा शारदा सदन भी उन्होंने बनाया था, जो एक तरह से हाई कास्ट हिंदू वुमेन के लिए एक एजुकेशन था, ट्रेनिंग थी उनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और मुक्ति सदन जो है वो विधवाओं के लिए बनाया था उन्होंने, या अनमैरिड वुमेन एंड गर्ल्स के लिए बनाया था, जो कई जो पत्नियां छोड़ दी जाती हैं परिवार से, जो अलग हो जाती हैं, उस टाइप के जो हैं। और जो जो मतलब अकाल और इन सब को झेल रही थी, उस समय अकाल पड़ता था याद रखिए, बीमार औरतें, उनके लिए मुक्ति मिशन था, जिसमें कि काफी पैसा रमाबाई एसोसिएशन से आया था। रमाबाई एसोसिएशन बोस्टन में स्थापित किया गया था जब ये 1980s में यूएस गई थी, वहीं पे उनकी ये बुक जो है हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये जो है रिलीज भी हुई थी। तो रमाबाई के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स जो है मेरे यूजीसी नेट गाइड में है, उतना भी देखने से आपको एग्जाम में काफी हेल्प हो जाएगी। समाज समता संघ वॉज फाउंडेड बाय, अब ये सब तो बहुत ही रन ऑफ द मिल क्वेश्चन हुआ, तो यूजुअल घिसे पिटे क्वेश्चन। और ये अम्बेडकर जी की है, तो इसी के बहाने देख लीजिए कि इन्होंने इसके अलावा समाज समता संघ के अलावा समता सैनिक दल, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, डिप्रेस क्लास एजुकेशन सोसाइटी, इन सब क्रोनोलॉजी भी देख लीजिए, भी पूछा गया है। इसके अलावा उन्होंने 3 पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन एंड रिपब्लिकन पार्टी। ये भी पूछा जाता है कौन पार्टी सबसे बाद में उन्होंने खड़ी की थी, तो देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वेर रिटन बाय स्वामी विवेकानंद, ये इसलिए इतना आसान बन गया है कि इंडिया इन ट्रांजिशन, यदि आपको पता है कि एम एन रॉय की बुक है, बहुत फेमस ये बुक है, इसको यदि आप जानते हैं तो फिर आपके लिए क्वेश्चन आसान है, डी डी डी, और ये हो जाता है क्रैक। चूंकि आपको ये जानना है इसलिए मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन हो सकता है आईपीटी। पिछले जो साइकिल जून में एक जो कंप्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दो कंप्रिहेंशन, दो पैराग्राफ होते हैं या सीरीज ऑफ पैराग्राफ, मतलब दो 5-5 के ब्लॉक में पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बेहद आसान होते हैं। उसमें मुझे नहीं लगता कोई स्टूडेंट 5 में 5 या 10 में 10 नहीं लाता होगा। उसी तरह के एक पैराग्राफ जो है वो सावरकर जी पे थी। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि इतना आप बिना पढ़े कर सकते हैं। आज पर पैसेज, विनायक दामोदर सावरकर वॉज केप्ट इन प्रिजन बाय ब्रिटिशर्स एक्ट, तो वी ऑल नो कि अंडमान में इनको रखा गया था। इसी तरह से जैसे विच अमंग द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय सावरकर, तो हिंदुत्व, इको फ्रॉम अंडमान, इंडियन वॉर ऑफ इंडिया, वी ऑल नो, इसका मतलब इन्होंने ये नहीं लिखा होगा, ये लिखा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, नेशन इन मेकिंग। उसी तरह की क्वेश्चन यहाँ भी, एज पर द पैसेज द मीटिंग ऑफ हिंदू महासभा एट इलाहाबाद वाज हेल्ड इन, तो आप जब यहाँ जाएंगे तो आपको यहीं पे आ जाएगा प्रेसिडेंशियल एड्रेस मीटिंग हिंदू महासभा अहमदाबाद, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, खोज सकते हैं। चलिए मैं आपके साथ खोजता हूँ, एट अहमदाबाद, तो 1937, यहाँ पे 37 है। इस तरह से बहुत ही इजी क्वेश्चन ये सारे हैं। एज पर द पैसेज हु इज द ऑथर ऑफ हिंदू पद पातशाही, तो बिना देखे हुए भी आप कर सकते हैं, इतना आसान रहता है। तो ये इसके चलते यूजीसी नेट की कट ऑफ ज्यादा हो गई है, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं उसको क्रैक कर लेते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब इसके पीछे की साइकिल्स को देखते हैं, और इसमें से कई जो है मैंने ये यूजुअल छोड़ दिया है जो पहले मैंने रिकॉर्ड किया था। सो सम ऑफ द स्लाइड्स और मेजोरिटी ऑफ द स्लाइड पहले से रिकॉर्डेड है, और इसको कंपाइल किया है मैंने नए साइकिल के साथ। तो चलिए देखते हैं दिसंबर 2024 साइकिल में आईपीटी से क्या क्वेश्चन। Identify the correct statement. Savarkar argued that revolt of 1857 of India's first war. तो चलिए क्यों हम पढ़ें सही को, क्यों ना यहाँ आए, बाल गंगाधर तिलक वॉज द मॉडरेट लीडर। इससे आसान क्या हो सकता है, वही वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट, गरम दल के थे। तो डी को आप उड़ा दीजिए, तो डी डी डी, और आपको ये क्रैक हो जाता है। बाकी आप पढ़ के आगे बढ़िएगा, मैं तेजी से
आइए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो ईवी रामास्वामी नायकर, जो कि प्यार से पेरियार कहे जाते हैं, द बिग लीडर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट इन साउथ इंडिया, तमिलनाडु। उन्होंने 1925 में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट लॉन्च किया था। इसका नाम ही सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, मतलब जो 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 कास्ट में जो लोअर रैंक में रह गए, जो हिरार्की बनी, उसके रेस्पेक्ट के लिए मूवमेंट। वैसे आपको इंटरेस्टिंगली बताएं कि वो खुद लोअर कास्ट से एज सच नहीं आते थे, वो परहैप्स जहां तक मुझे पता है वो वैश्य थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लोअर कास्ट के लिए पूरे जीवन भर वो लड़ते रहे। यहाँ पे चलिए इस आंसर को जानने के बाद थोड़ी और बातें करते हैं उनके बारे में। यहाँ देखिए, इसमें ये पूछा जा रहा है कि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जो ईवी रामास्वामी नायकर ने चलाया, उसके कौन सा पार्ट नहीं था। मतलब ये सेकंड लेवल क्वेश्चन है, जहाँ ये केवल नहीं पूछा जा रहा है कि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किसने चलाया, लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट में क्या क्या था। तो ड्रॉपिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ कास्ट फ्रॉम द नेम, कि हम जो है कास्ट यूज ही नहीं करेंगे, तो कोई जाने ही नहीं कि हम किस कास्ट के, मतलब हम कास्ट को मानते ही नहीं है। न्यू इंटरप्रिटेशन टू कैरेक्टर्स ऑफ हिंदू मैथोलॉजी, तो ये भी है कि मतलब आपको यदि हिंदू मैथोलॉजी को डिबंग करना है, तो उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो अपने तरीके से आप कीजिए, ये भी एक है। तो ये भी हो सकता है। यस, ज्वाइनिंग कांग्रेस टू सपोर्ट नेशनल मूवमेंट का सब कोई नाता नहीं। इनफैक्ट उन्होंने पहले वो कांग्रेस में थे, लेकिन उन्होंने अपनी जस्टिस पार्टी बनाई, और कांग्रेस को वो एक तरह से डिक्राई या बुराई करते थे, या उससे वो अलग हुए थे। कास्ट को गांधी जी जो नहीं एबोलिश करना चाहते थे, वो एक मेन उनका मुद्दा रहा कांग्रेस से हटने का। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, और यही सही आंसर है, क्योंकि नॉट पार्ट कहा गया है, तो एक्चुअल में सही आंसर ये है। ये सब आंसर सही नहीं है, वैसे ये फैक्ट सही है कि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का ये पार्ट था। सेल्फ रेस्पेक्ट वेडिंग सोलमनाइज विदाउट ब्राह्मण प्रिस्ट। अब ये तो आप जानते हैं चाहे नहीं जानते, जब एक बार आपको एक गलत मिल गया, ज्वाइनिंग कांग्रेस टू सपोर्ट नेशनल मूवमेंट, विच इज डेफिनेटली रॉन्ग, तो आपको एक ज्ञान मिल जाता है कि सेल्फ रेस्पेक्ट वेडिंग उन्होंने करवाया, जिसमें कि बिना ब्राह्मण पृष्ठ के शादियां होती थी। तो ये तो कई जगह ये मुहिम चली कि ब्राह्मण पुजारियों को हटाए, कोई भी पूजा कर सकता है, लाइक दैट। तो एक नट सेल में कहें तो ये जो मूवमेंट था सेल्फ रेस्पेक्ट, ये ब्राह्मणिकल जो डोमिनेंस था हिंदुइज्म में, उसको डिबंक करना, उसको तोड़ना, उसका वर्चस्व खत्म करना। और जो रैशनलिज्म है, जो वेबर कहते हैं कि मॉडर्निज्म जो है रैशनलिज्म पे बेस है, रीजन, रैशनलिटी, लॉजिक, तर्क, उस पर साइंटिफिसिज्म, उसको लाना समाज में, और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से लड़ना, ये इसका मेन काम था, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। 102 क्वेश्चन देखिए, राम मनोहर लोहिया एडवांस हिज थ्योरी ऑफ हिस्ट्री थ्रू हिज फेमस वर्क व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। ये बहुत ही फेमस है, मैंने अपने पीपीटी में इसको पूरा एक्सप्लेन किया। मैंने उस पीपीटी का एक पार्ट यहाँ पे दे दिया, जो पॉल साइंस हेल्प चैनल पे अवेलेबल है, आप आगे जाके इसको पढ़ भी सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत मजा आया था पढ़ने और पढ़ाने में इसको, व्हील्स ऑफ हिस्ट्री देख लीजिए। हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कहते हैं, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने जो बातें कही थी लगभग वो वही थी जो समीर अमीन कहते हैं या ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। बेसिकली मतलब यह है कि इंटरनेशनल ट्रेड की जो शर्तें इस तरह से बनाई गई थी कि इंडिया का वेल्थ जो है कंटिन्यूसली निकल के यूके जा रहा था, जो कि कोर पेरिफेरी कॉन्सेप्ट भी उसी का बेस। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, देयर व्यूज, वर्क, आइडियाज। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के साथ जाएंगे ना कि धर्मशास्त्र, तो ये ऐसे ही गलत हो जाता है। तो आपको इसमें जो है करेक्ट पेयर चुनना है, तो ए को आपको जो है एलिमिनेट कर दीजिए। तो ए इसमें है, ए इसमें है, और बाकी तो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म विल गो विथ अरविंदो, सावरकर जी एंड इको, इसको छोड़ दीजिए। अंडमान में उनको रखा गया तो हो सकता है हो। विवेकानंद प्रीफेस टू राजयोगानंद लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है तराने हिंद, वी ऑल नो, ये इकबाल का है, तो ई भी गलत है, तो ई और इससे ये क्रैक हो जाता है। ई जी 114 क्वेश्चन एकदम एक रन ऑफ द मिल घिसा पिटा क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा बुक अरविंदो ने नहीं लिखा है। यहाँ मैंने सारे उनके बुक जो प्रोमिनेंट है, और भी उन्होंने लिखे होंगे, मैंने दे दिया। इसको आपको गौर से देखना चाहिए, यूजीसी नेट गाइड में भी है। यहाँ मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि यूजीसी नेट गाइड जरूर आपके पास होना चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स फॉर रिवीजन। एक फैक्ट शीट बना करके वहां से मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया है। आप देख सकते हैं कि इसमें एसेज ऑन द गीता है, द आइडियल ऑफ कर्म योगी भी है, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी है। ओके, आइडियल ऑफ कर्म योगी यहाँ पे तो मुझे दिख नहीं रहा है, तो आपको एक न्यू बुक भी इसमें मिल जाती है, दैट इज फाइन। एंड द डिस्कवर सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन है,
लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया दिया गया है, जो कि डेफिनेटली वी ऑल नो कि ये नेहरू जी ने लिखा है। जब इस टाइप का आपको ऑप्शन दे दिया जाता है तो आपका काम आसान हो जाता है। मतलब यहाँ पे तो कुछ कोई बचा ही नहीं, फिर आपको कोई भी जिसका नर्व सेल ठंडा है वो कभी इस क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकता है। इजी क्वेश्चन। ये भी बहुत आसान है, क्योंकि यदि आप इसको मैच करें इंटीग्रल ह्यूमनिज्म दीनदयाल उपाध्याय से, तो सी का 1 और सीधा ये जो है क्रैक हो जाता है। इससे आसान क्या होगा मैच करके आगे बढ़। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर का जून 2024 साइकिल से, जो अनफॉर्चुनेटली एक ही दिन बाद कैंसिल हो गया था, लेकिन दे गया था हमें एक पेपर, क्योंकि ये एक ही शिफ्ट में हुआ था। पेन एंड पेपर था जो फेल हो गया एक्सपेरिमेंट। लेकिन चलिए, हमें कुछ क्वेश्चन मिले हैं 18 जून के पेपर का, तो उसको एनालाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। ये बेहद इजी क्वेश्चन है। किसी ने भी थोड़ा भी सावरकर को पढ़ा है तो हम लोग सभी जानते हैं कि सावरकर जी ने लिखा था। इनफैक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज फर्स्ट टू डिक्लेयर द 1857 रिवोल्ट एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अपने बुक के थ्रू उन्होंने इसको डिक्लेयर किया। सो सावरकर। कौटिल्या एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, यहाँ आपको बहुत अजीब सा लगेगा कि यही क्वेश्चन आगे जाके ऐसा पूछते हैं, एक बचकाना टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा उसका एक अच्छा फॉर्म। सो कौटिल्याज स्टेट एलिमेंट्स ऑफ स्टेट को सप्तांग थ्योरी कहते हैं। सप्तांग मतलब 7 अंग, सप्त अंग। तो उसमें जो है यहाँ पे मैंने लिखा भी है, सप्तंग में स्वामी मतलब किंग होते हैं, अमात्य मतलब मंत्री, जनपद मतलब टेरिटरी, दुर्ग मतलब फोर्ट, कोस मतलब ट्रेजरी, दंड मतलब आप आर्मी समझ सकते हैं, फोर्स समझ सकते हैं, मित्र। इसमें जो है शत्रु नहीं है, मित्र में शायद उसको आप ऐसे मान सकते हैं इंप्लाइड, लेकिन शत्रु नहीं है। तो बाकी आप देखें हैं तो 4 हैं, इसका मतलब एक ही नहीं है, और एक यदि आपको मिल गया इसका मतलब है कि ABCD होगा, तो ये आसानी से आप इसको क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे जो OP गौबा ने दिया है वो भी पहले पूछा गया है कि उन्होंने कंपेयर किया है जैसे अंग से, जैसे कौटिल्या कहते हैं कि स्वामी जैसे माथे मस्तक के समान है, तो दंड जो है आर्मी उसका ब्रेन के समान है, अमात्य उसके आंख हैं जो मंत्री होते हैं, जो मित्र या अलाइज हैं वो सॉरी ये कान के जैसे हैं, अमात्य कान हैं और मित्र जो है वो आंख के जैसे हैं, कोश जो है मुंह के जैसा है, मुख के जैसा है, और दुर्ग जो है आम, और जनपद लेग जिनके जिनके बूते खड़ा होता है स्टेट जनपद। तो सही भी है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। हु रोट द बुक ए प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। ये बहुत ही फेमस बुक है, बहुत ही फेमस थिंकर का, जयप्रकाश नारायण का। तो इसलिए ये भी उसी टाइप का बहुत बेहद ही रिपीटेड क्वेश्चन है। द थ्योरी ऑफ सप्तांग, अब यहाँ देखिए, द थ्योरी ऑफ सप्तांग राज्य postulating a 7 organ institution of a state has been propounded by। अब ये कितना बचकाना है कि एक ही पेपर में आप पूछते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन और फिर पूछते हैं वो किसने दिया है। तो ऑफ कोर्स कौटिल्या, लेकिन ये शो करता है कि एनटीए किस बेध्यानी से, बिना किसी ध्यान दिए हुए वो एग्जाम पे एग्जाम ले रहा है, और इसलिए उसकी ये दुर्गति है जो है। इन विच ईयर महात्मा गांधी अंडरटुक दांडी यात्रा। अब ये सब क्वेश्चन मुझे तो सबसे पहले शिकायत है कि ये सब क्वेश्चन क्या आपको पूछना चाहिए PhD के स्टूडेंट, या जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनाना चाहते हो, क्या एजुकेशन को आप उसी लेवल पे ले जाना चाहते हो कि दांडी यात्रा। ये सब क्वेश्चन 7th 8th क्लास के बच्चों को पूछी जाती है, और यहाँ पूछा जा रहा है किस साल में उन्होंने किया। अभी मैंने HCU का पेपर 4-5 पेपर एनालाइज किया, जरा उसको देखिए किस लेवल के क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। देन यू कंपेयर दिस पेपर। चौखंबा मॉडल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज प्रोपाउंडेड बाय दिस। सभी जो है सब बचकाने टाइप के सवाल है, राम मनोहर लोहिया ने किया है। इसके अंदर इनको पूछना चाहिए था 4 पिलर्ड स्टेट, उनका जो कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइज मॉडल ऑफ गवर्नेंस का विद पीपल्स पार्टिसिपेशन, जिसमें कि हर लेवल जो है वो ऑटोनोमस है, दूसरे की तरफ ऊपर की तरफ मुंह से देखता नहीं है, कि ऐसा नहीं कि विलेज गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरह मुंह बाए हुए है कि हमें क्या मिलेगा। नो, सभी जो है अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमेन में इंडिपेंडेंट हैं, और एक साथ मिल करके जो है 4 पिलर के जैसा है। जैसे कि आपको 4 पिलर होते हैं किसी घर का, तो एक पिलर दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता है, पूरा घर 4 पिलर पे होता है। उस 4 पिलर में सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट और विलेज गवर्नमेंट आते हैं। तो ये जो है मॉडल है राम मनोहर लोहिया का है। हु स्टेटेड दीज हैज बीन टू फार। अब यहाँ पे देखिए दीज नहीं है, ये देयर है। पहले तो इस हैज बीन फार नहीं है, फॉर नहीं है, फार है।
तो देखिए किस बेध्यानी से क्वेश्चन पूछते हैं, और कुछ समझ में नहीं आया तो कहीं से कोई उठपटांग एक स्टेटमेंट लाके दे दिया, ये कौन है। दिस इज नॉट द वे टू आस्क टफ क्वेश्चन, ये बकवास क्वेश्चन है। एनीवेज, हु स्टेटेड देयर हैज बीन फार टू मेनी too much emphasis on rights and far too many, what to say, far too little on obligation. If obligations were undertaken, rights would naturally flow from them. मतलब ये राइट और ड्यूटी के बीच में सामंजस्य की बात करता है। आप बेहद कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये कभी कभी नहीं कर सकते इस तरह की बात। आप इसको काट सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे कोई थिंकर जैसे तो नहीं है। पेरियार भी इस टाइप की बात के लिए जाने जाते हैं। आप मतलब गेस कर सकते हैं कि ऐसी बातें जनरली जवाहरलाल नेहरू की तरफ से हो सकती है, और यही इसका सही आंसर है। स्वामी विवेकानंद ने डिलीवर किया अपना फेमस एड्रेस टू द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन, किस शहर में ये पूछ रहे हैं, और आगे आप देखेंगे शिकागो में किया था 1893 में, और आगे इन्होंने जो है दूसरे पेपर में पूछा जब रीटेस्ट लिया कि ये जो शिकागो में हुआ था कॉन्फ्रेंस रिलीजन, वर्ल्ड रिलीजन, उसको किसने चेयर किया था। एक बेहद अरबिट क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिया है। चलिए अब हम लोग उसी पेपर की बात करते हैं, जबकि इनको 3 महीने और लग गए। जून के बाद इन्होंने सितंबर में लिया। स्टूडेंट का इतना सेशन बर्बाद हुआ, अननेसेसरीली उन्होंने उसको कैंसिल किया हड़बड़ी में, बिना ये जाने हुए पेपर लीक हुआ था कि नहीं, और फिर लेकर के आए एक 2 शिफ्ट में। तो हमें 2 पेपर मिलते हैं जो सीबीटी था, लेकिन इसमें भी वैसे ही बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। इतना हाई कट ऑफ गया है कि स्टूडेंट बहुत दुखी हैं। ओके, चलिए देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन थे। हु रोट हिंदू थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ये इनके अनुसार से टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये सब कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं तो जानते हैं, नहीं तो नहीं हो। विनय शंकर सरकार क्यों पूछा है, ना तो ये सिलेबस में है ना कुछ भी। हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रिवोल्यूशन, ये सिलेबस में है और एकदम बेहद ही आसान क्वेश्चन है। वी ऑल नो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का है। अब यहाँ पे भी इतना आसान है कि आप कौन नहीं जानता है कि वेद व्यास ने महाभारत लिखा है, और ए का 2 यदि आप मैच करेंगे तो आपको इसी से 50-50 हो जाता है। इवन गोपाल कृष्ण गोखले यदि आप मैच कर दें पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी, तो डी का 1 से क्रैक हो जाता है। बेहद आसान क्वेश्चन, बाकी को क्रैक मैच कर लीजिए। अब कौटिल्य का सप्तांग तीसरी बार ये पूछ रहे हैं, ठीक है, दूसरे पेपर में है। और राजा राम मोहन रॉय, पायनियर ऑफ इंडियन रेनेसांस। हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, ये सब लेवल 1 एकदम बचकाना क्वेश्चन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनफैक्ट इसके अंदर इनको पूछना चाहिए था कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का मतलब क्या होता है। मैं आपको एक लाइन में यदि बताऊं, मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो है वो इनलाइटनमेंट से आती है, जहां की ह्यूमन को, मैन को, मैन मतलब वुमेन भी इसमें आते हैं, सेंटर में रख करके यदि हम सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल सभी फिनोमेना का एनालाइज करें, जहां ह्यूमन सेंटर में है, नॉट कि समाज सेंटर में है, ना कि नेचर सेंटर में है, ना कि रिलीजन सेंटर में है, ना सोशल व्यवस्था सेंटर में है, ना सोशल हायरार्की सेंटर में है, ना ही इंस्टीट्यूशन सेंटर में है, लेकिन ह्यूमन और उसकी जो लिव्ड एक्सपीरियंस है वो सेंटर में है। ये जो ह्यूमनिज्म है ये इनलाइटनमेंट से निकलता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न ह्यूमनिज्म जो है वो व्यक्तिवादी हो जाता है, एक इंडिविजुअल की हक की बात करता है। समाज कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है, कॉमन गुड कहीं पीछे छूट जाता है, राइट्स आगे आती है। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का था, उसमें समाज, देश, वो भी जो है, और नेचर और इंडिविजुअल, ये सब जो है उसका समावेशी है एक तरह का, जहां गांधीयन सर्वोदय थॉट भी है और जहां इनलाइटनमेंट का इंडिविजुअलिज्म भी है, उस तरह का थॉट से मिला के उन्होंने, इसलिए इसको इंटीग्रल ह्यूमनिज्म उन्होंने कहा था। हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन संघ, ये गांधी जी ने किया था। ये तो आप जानते हैं तो जानते हैं, लेकिन गेस कर सकते हैं। हु हैड ऑर्गेनाइज द अभिनव भारत ए सेक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशन, 1904 में, मुझे मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा। ये वीडी सावरकर ने अपने भाई के साथ इस सेक्रेट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी को किया था। इसके बाद वो लंदन चले गए थे और वहाँ पे फ्री इंडिया सोसाइटी, इंडिया हाउस और बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाए थे, और वहाँ भी वो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी करते थे। वहीं पे वो गिरफ्तार भी हुए और उनको काला पानी की सजा दी गई थी। Ambedkar was a multifaceted personality. Which of the fact and opinion are true? अब यहाँ देखिए कि इसमें 5 फैक्ट है और यहाँ 4, तो एक 5 है और एक 4 है, इसका मतलब एक अधिक से अधिक गलत हो सकता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही वॉज फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नॉट एट ऑल। मिस्टर MC सेटलवार्ड हम लोग सभी को जानना चाहिए,
वो नहीं है, ये फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, तो अटॉर्नी जनरल क्यों होंगे? तो यदि आप सी को निकाल दें तो एक ही में जो है आप एक ही बचेगा ही, आप सी सी सी, तो एक आपका और ये हो गया। बाकी पढ़ लीजिएगा। ही डिफाइंड सोशल जस्टिस एज ए मीन्स फॉर गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। ज्योतिबा फुले वॉज हिज आइडियल, इसको एक तरह समझ लीजिए। यस, ही कंटेस्टेड इलेक्शन, कंटेस्ट के तो से हार जाते थे। और उन्होंने पीएचडी इन इकोनॉमिक्स किया था, रूपी पे उन्होंने लिखा था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी एंड लाइक दैट। हु हैज इनविजन्ड, इनविजन मतलब इनविसेज्ड, मतलब जिसके पास एक विजन थे देखने की। हु हैड इनविजन्ड द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ इनटू ए डिवाइन लाइफ इन ए डिवाइन बॉडी। ये आपको सुनने में यदि हेगल टाइप का लग रहा है ना, जो वर्ल्ड स्पिरिट और कैसे वो रियलाइज होता है एक हिस्टोरिकल इवोल्यूशन से, उसी को उसी तरह का अरविंदो का भी थॉट था कि कैसे जो है जो यूनिवर्सल कॉन्सियसनेस है, जो डिवाइन है, वो एक ह्यूमन बॉडी में रियलाइज होता है। मतलब कि ह्यूमन बॉडी जो है वो अबोर्ड बन जाती है, घर बन जाता है एक दैविक कॉन्सियसनेस को रियलाइज करने का। तो डिवाइन लाइफ इन ए डिवाइन बॉडी, उनकी जो फेमस बुक भी है द डिवाइन लाइफ, तो आप उसको बहुत अच्छी तरह गेस कर सकते हैं, वेरी इजी। नेशनल मूवमेंट हैड मेनी स्ट्रीम्स, वन ऑफ देम वाज एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट तो थोड़ा निगेटिव पेजोरेटिव वर्ड बोलते हैं, पेजोरेटिव का नोटेशन है, लेकिन इसको ये लोग अपने को नेशनलिस्ट कहते थे, और जो मॉडरेट थे वो मॉडरेट थे। तो जैसे गांधी जी और यहाँ पे नौरोजी, गोखले, राणा डे, ये सब जो है मॉडरेट लीडर थे। और जो एक्सट्रीमिस्ट थे जो यहाँ पे दिया गया है, लाल बाल पाल, बाल लाल और पाल, तो ये तीनों जो है ट्रॉय का, और इसमें आप यदि अरविंदो को जोड़ लें तो वो तो और भी बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट है। तो ये तीन इसमें जो है एक्सट्रीमिस्ट हैं, आपको पूछा जा रहा है। बेहद आसान है, क्योंकि गोखले और नौरोजी तो मॉडरेट माने जाएंगे हमेशा। अब आइए जून जो 24 में रिसाइकिल हुआ शिफ्ट 2 के क्वेश्चन को देखते हैं। मूक नायक न्यूज़पेपर किसने पब्लिश किया? वी ऑल नो कि अम्बेडकर जी ने किया था इसको। ये सब बहुत आसान है। इनफैक्ट उनकी जो सोसाइटी है आपको जानना चाहिए, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 बहुत बार पूछा गया है। समता सैनिक दल, समाज समता संघ और डिप्रेस क्लास एजुकेशन सोसाइटी, जनता समता, ये सब पूछा जाता है। हु सेट अप द बहिष्कृत, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने एक साथ दे दिया कि यहाँ पूछ दिया गया है इसी पेपर में, बहिष्कृत हितकारिणी सभा तो अम्बेडकर। इन विच ईयर ज्योतिबा फुले स्टार्टेड ए गर्ल्स स्कूल एट पुणे? ये मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन रॉन्ग था। इसका सही आंसर 1848 है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। आई डोंट नो इन्होंने माना कि नहीं माना, कई बार तो ये जिद्दी में मानते भी नहीं अपनी गलती को। और इस तरह के क्वेश्चन का क्या मीनिंग होता है, किस साल उन्होंने खोला, इससे कौन सा ज्ञान है? आई डोंट नो। हु प्रपोज द चौखंबा मॉडल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? अभी हम लोगों ने देखा राम मनोहर लोहिया। हु प्रपोज द आइडिया ऑफ पितृभू एंड पुण्य भूम? बेसिकली ये जब हिंदू, हु इज हिंदू को डिफाइन कर रहे होते हैं सावरकर जी अपने बुक द हिंदुत्व, हु इज हिंदू में, तो ये कहते हैं कि वो जो इस भूमि को, जो कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से अरुणाचल प्रदेश तक की जो भूमि है भारतवर्ष, उसको अपना पितृभू फादरलैंड और पुण्य भू होली लैंड मानता है। वन ऑफ द क्राइटेरिया। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि वो जो इंडिया में जन्म लिए हुए रिलीजन को फॉलो करते हैं, इंडिया में जन्म लिया हुआ, इंडिया में जन्म लिया हुआ है हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड उसके बाकी धाराएं, लेकिन जैसे इस्लाम है या क्रिश्चियनिटी है, वो इंडिया में जन्म नहीं लिया, इसलिए वो हिंदू नहीं हो सकते हैं। तो ठीक है, सावरकर, वी ऑल नो। यही वह क्वेश्चन है जिसके लिए मैं कह रहा था कि क्या उन्होंने अजीब सा पूछा। देखिए, एक साल ये पूछते हैं कि वर्ल्ड रिलीजन कांग्रेस या पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन कहाँ पे हुई थी, तो शिकागो। और दूसरी क्वेश्चन पेपर उसी का एक पार्ट जो है उसी साइकिल का, उसमें पूछते हैं कि जो शिकागो में हुई थी, स्वामी विवेकानंद ने उसमें डिलीवर किया था फेमस स्पीच, उसके उस पार्लियामेंट के जो प्रेसिडेंट कौन थे? अब ये कौन याद रखता है, लेकिन चलिए एक बार के लिए जान लीजिए, जॉन हेनरी बोरोज उनका नेम था। ऑर्बिट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखिए सी पे आइए, वी डी सावरकर डिड नॉट एस्टैब्लिश द अभिनव भारत। इसी पेपर में क्वेश्चन है कि अभिनव भारत किसने किया, शायद शिफ्ट 1 में है ये इसमें। तो सी जो है डेफिनेटली रॉन्ग है, इन्होंने किया था, तो सी को एलिमिनेट कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, एलिमिनेट, और आंसर मिल गया।
अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो ये तो बहुत आसान है क्योंकि देखिए नॉन कॉपरेशन 20s में होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ये सबसे बाद में होगी क्योंकि ये 1930-31 में होता है, पूर्ण स्वराज 1929 में होता है, चंपारण 1917 में होता है, खेरा भी उसके कुछ समय बाद होता है, तो 1930 से आगे कोई नहीं है, इसका मतलब है बी से अंत होता हुआ एक, और एक ही जो है बी से अंत होता हुआ है। इन विच ईयर विश्व भारती वॉज स्टैब्लिश बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सेकंड क्वेश्चन है जो आप चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि इसका सही ईयर हर जगह जो नेट पे दिखता है 1921 है, इसमें से कोई नहीं है, तो चैलेंज कीजिए। हु गेव द नोशन ऑफ रेडिकल ह्यूमनिज्म, वी ऑल नो एम एन रॉय। Who stated Sri Aurobindo has appropriated मतलब उन्होंने एक तरह से अपना लिया Hegel's notion of an absolute spirit and employed it to radically restructure the architecture framework of ancient Hindu Vedanta system in contemporary terms। क्या आपको सुन के लगता है कि इस तरह की बात जो है गांधी जी, टैगोर या विवेकानंद करेंगे अपने हिंदू वेदांता सिस्टम एंड हेगल? ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये लोग कोई ऐसे पॉलिटिकल थिंकर नहीं थे और हिंदू वेदांता सिस्टम को इस तरीके से थर्ड टर्म प्रोनाउन में नहीं बात करते हैं। तो डेफिनेटली कोई बाहर का आदमी है जो हिंदू वेदांता सिस्टम और हेगल के बारे में बात कर रहा है, तो इससे आप गेस कर सकते हैं स्टीव ओडिन। अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इस बेसिस पे ये कॉमन सेंसिकल है। Which Naga queen responded to the call of Mahatma Gandhi and raised the banner of revolt against British rule? है ऐसे बहुत डिफिकल्ट, लेकिन आजकल ये 2-3 एग्जाम में रानी गैदलियू जो है वो आ रहा है, जबकि मेमोरी रिकॉल में मुझे हंसी आती है कि बच्चों ने इस टाइप का मुझको कह दिया कि रानी का टाइटल मुझसे किसे, या रानी का टाइटल किसने उनको दिया, या रानी झांसी का, आई डोंट नो, कुछ गलत टाइप का रिकॉल हो गया था। ये बहुत सिंपल था कि रानी गैदलियू जो है इसको रिकॉल करना है। वैसे मैंने इसको डिफिकल्ट मार्क किया है। रानी गैदलियू के बारे में यहाँ पे जो है मैंने लिखा है, जब पढ़ लीजिएगा, लेकिन कई एग्जाम में अब आने लगा है। आइए अब क्वेश्चन आंसर का दौर करते हैं शुरू। थोड़ा सा मैंने रिवर्स कर दिया है इसको। सबसे पहले हम लोग सबसे लेटेस्ट पेपर अभी एनालाइज कर रहे हैं दिसंबर 2023 साइकिल के, जो कि केवल एक शिफ्ट में हुआ था। उसके बाद जून 2023 साइकिल, और सबसे अंत में मार्च में जो एग्जाम हुई थी एक्चुअली वो दिसंबर 2022 साइकिल के 2 पेपर को देखेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिसंबर 2023 साइकिल का, और ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है ये साइकिल समझने के लिए क्योंकि 15 क्वेश्चन आईपीटी से हैं, और उसी प्रोपोर्शन में इन्होंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को कम कर दिया है। तो ये आपके लिए एक इशारा है कि आईपीटी को थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको बम्प कर सकता है। अकॉर्डिंग टू मनु स्मृति, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फाउंडेशन ऑफ डिप्लोमेसी एंड स्टेट क्राफ्ट? यहाँ पे आप इसलिए कंफ्यूज कर सकते हैं कि मनु जो है अपनी डिप्लोमेसी स्टेट क्राफ्ट के लिए अधिकतर जाने जाते नहीं है। वो एक सोशल कोड है, जो सोशल लॉज कर सकते हैं, जो उस समय की जो भी थी सोशल ट्रेडिशन, कस्टम्स, मैरिज के लिए, सामाजिक जीवन के लिए, और धर्म के बेसिस पे जो स्टेट क्राफ्ट हो सकता है, इन सब के बारे में मनु स्मृति लिखता है। लेकिन ये कि डिप्लोमेसी स्टेट क्राफ्ट जैसे कि षडगुना जैसा दिखता है जो कौटिल्य का है, जिसमें कि 6 तरह की पॉलिसी है, उस तरह की बात जैसे विग्रह और न्यूट्रलिटी ये है। लेकिन आप इसको गैस इसलिए कर सकते हैं कि इवन यदि इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा और कहीं से पूछा होगा कहीं और डीपर लिटरेचर में जाके, तो आप कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे तो डिप्लोमेसी स्टेट क्राफ्ट हो नहीं सकती है, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट या सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये मॉडर्न टर्म है, और पुराने टर्म में खास करके जो हिंदू रिलीजियस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट का कोई रोल नहीं है। थोड़ा बहुत देखें तो बुद्धिज्म में है भी, तो आप सेफली गेस कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, और यही सही आंसर है। बट ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आसान है कि बी आर अम्बेडकर ने किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी दलितों के लिए, डिप्रेस क्लास के लिए? अब यहाँ पे तो 4th राउंड टेबल लिखा ऐसा कुछ है नहीं, 3 ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, और उसमें से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1932 में हुआ था, फर्स्ट 1931 में, उसमें उन्होंने डिमांड किया था, और दैट वाज द ओनली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें महात्मा गांधी और अंबेडकर दोनों ने भाग लिया था। और महात्मा गांधी ने उसका पुरजोर विरोध किया था, उन्होंने एक तरह से अनशन किया था, सत्याग्रह किया था, और फिर इनको मानना पड़ा था अंबेडकर को, और सेपरेट इलेक्टोरेट के बजाय रिजर्वेशन पे एग्री की गई, जो बाद में भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी रही। गांधी जी ने केवल सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जैसा मैंने कहा, उसमें अटेंड किया उन्होंने, लेकिन अंबेडकर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किए थे। आंसर है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर इज एसोसिएटेड विथ सिंक्रेटिज्म। इससे आसान लड्डू क्वेश्चन आपको मिल नहीं सकता है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कबीर और नानक जो है सिंक्रेटिज्म के लिए जाने जाते हैं। अकबर भी कह सकते हैं कि वो भी एक सबुद्दीन इलाही मिला करके, तो लेकिन सबसे जो ज़्यादा यदि कबीर को आप कहें तो सिंक्रेटिज्म के प्रतीक हैं। सिंक्रेटिज्म मतलब समन्वयवादी, मतलब हिंदू मुस्लिम सबको मिला करके, तो उनके जो पॉलिटिकल थॉट है उसको किसी एक धर्म से आप नहीं जोड़ सकते हैं। इट वॉज ए मिक्स ऑफ ऑल, जिसमें कि एक तरह से सब अल्टर्न जो पॉलिटिकल थॉट है वो भी दिखती है कबीर के थॉट में। सत्य शोधक समाज वाज फाउंडेड बाय अनदर लड्डू क्वेश्चन। सत्य शोधक समाज जो ज्योतिबा फूले की है। यहाँ पे पेरियार दिखते हैं जिन्होंने कि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था, वो भी आगे पूछा गया है। बी आर अम्बेडकर ने दलित मूवमेंट चलाया था, टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विथ महात्मा गांधी। ये जो है गलत है, मतलब यहाँ पे तो खैर ये चैलेंज हो गया था क्वेश्चन, क्योंकि इनको पूछना चाहिए था कि विच इज एसोसिएटेड विथ, इन्होंने नॉट लगा दिया, इसके चलते पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया था। लेकिन मान लीजिए यदि नॉट को हम हटा दें तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, लंबा लंबा स्टेटमेंट है, थोड़े वेग भी हैं, लेकिन आप बहुत आसानी से वो कर सकते हैं, क्योंकि डी स्टेटमेंट डेफिनेटली गांधी जी का नहीं है। टू बी सेम इन ए वर्ल्ड ऑफ मैड मैन इज इटसेल्फ ए फॉर्म ऑफ मैडनेस। इस टाइप की बातें आप गेस कर सकते हैं गांधी जी ने नहीं कहा होगा, और एक्चुअली ऐसा ही है। ये रूसो के कथन है, तो यदि आप डी को निकाल दें तो डी 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 तो एक ही बचता है ए बी सी, आप बाकी पढ़ लीजिएगा। रीजनलाइजेशन भी इन्होंने हर जगह 1-1 मारा है, मतलब कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, हर जगह इन्होंने किया है। जो मैं कहता भी हूँ कि ये थोड़ा भी यदि एक्सप्लेन करता है तो यही मारते हैं। तो अहिंसा वॉज कंप्लीमेंट्री टू गांधीज मॉडल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, दैट वॉज सर्टेनली द मोस्ट ओरिजिनल एंड क्रिएटिव मॉडल ऑफ सोशल चेंज एंड पॉलिटिकल एक्शन। कौन बोलेगा नहीं ये स्टेटमेंट ट्रू है। This was a theory of politics that gradually became the dominant ideology of a national political movement in which Gandhi ji reigned supreme। ये भी कौन बोलेगा ट्रू नहीं है, और जो दोनों ट्रू है और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहा है तो वन के साथ जाइए, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट एज पार्ट ऑफ द सोशल रिफॉर्म। मैंने जस्ट बताया कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो वन ऑफ द मोस्ट इजी काइंड ऑफ क्वेश्चन। वैसे भी दिसंबर 23 थोड़ा मॉडरेट साइड में था। तो वी ऑल नो कि ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार कहा जाता है साउथ में, उन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया था, द्रविडियन मूवमेंट का एक पार्ट था। हु ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब कबीर एज मुक्ति दूत। दूसरी बार कबीर दिखते हैं, और ये कहने वाले आप गेस भी कर सकते हैं, मुक्ति दूत ये वर्ड जो है बंगाली है, तो एक बंगाली नहीं कहा होगा, इसमें से केवल एक ही बंगाली है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। उन्होंने उनको मुक्ति दूत कहा था। मतलब मुक्ति दूत का मतलब क्या, मैसेंजर ऑफ इमेंसिपेशन। अरेंज दीज लाइफ इवेंट्स ऑफ अरविंदो इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको देख के लगेगा अरे भाई ये क्या क्वेश्चन हो गई कि अरविंदो के अब हम बायोग्राफी को जाने, कब वो इंग्लैंड गए, कब आईसीएस किया। लेकिन यदि आप इसको गौर से पढ़ोगे और आप थोड़ा बहुत यदि आपने अच्छे से पढ़ाई की, तो आपको पता है कि उस समय में आईसीएस की एग्जाम जो है वो इंग्लैंड में होती थी। तो पहले वो इंग्लैंड गए होंगे, तब उन्होंने आईसीएस क्लियर किया होगा। पहली बात तो ये है। इसका मतलब कि सी के बाद ई हुआ होगा, तो सी ई जो है आपको ढूंढना है किस में है। दूसरा आप एक ये भी देख सकते हैं कि पहले तो वो आईसीएस क्लियर किए होंगे, तब तो अलीपुर बम कांड में उनको पकड़ा गया, क्योंकि यदि किसी बॉम्ब कांड में कोई पकड़ा जाए तो आईसीएस एग्जाम तो दे नहीं सकता। इसका मतलब पहले ई हुआ होगा फिर डी, तो ई डी। चलिए दो से देखते हैं। सीई, अब यहाँ पे देखिए कि इसमें सीई तो है लेकिन इसमें ई सी है, इसका मतलब कि इसको आप काट दीजिए, ये नहीं हो सकता है। और को देखिए तो ई सी है, और यहाँ पे जो है सी है, तो यहाँ पे ई सी है, इसका मतलब इसको भी जो है आप काट दीजिए। तो दो आपको जो है ऐसे कट गए। अब आप देखिए कि यदि ई डी सही है, मतलब पहले वो आईसीएस दिए तब वो बम कांड में पकड़े गए, ई डी, तो ई डी हम लोग ढूंढते हैं, यहाँ डी ई है, इसका मतलब इसको भी खत्म कर दीजिए। तो क्या बच गया, एक ही बच गया और वही सही है। तो मैं आपको इवन आप ई बी भी देख सकते हैं, पहले जो है वो उन्होंने आईसीएस क्लियर किया होगा, तब जाके वो वाइस प्रिंसिपल बने होंगे बड़ौदा कॉलेज। ऐसा तो होगा नहीं कि वाइस प्रिंसिपल बनने के बाद कोई आईसीएस एग्जाम देने जा रहा है। तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन को ऐसे आप टैकल करें, ना कि सीधा सोचे कि कौन पहले हुआ कौन बाद में। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर।
Who has stated that religion is the real criteria of Manu's state policy? अगेन मनु की स्टेट पॉलिसी से दूसरा क्वेश्चन आता है और उसमें भी उटपटांग की किसने ऐसा कहा है, इसका इन्होंने सही आंसर हिमांशु रॉय दिया है। आप इस पर और ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं। ये भी बहुत आसान है क्योंकि ये जो बुक है मार्क्स गांधी सोशलिज्म, ये लोहिया की है। डी का 2 और डी का 2 से ही एक ही से क्रैक हो जाता है। आप बिना मिलाए मत आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट फीचर एज ए मैटर ऑफ डिबेट बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर? वी ऑल नो कि उनको नेशनलिज्म पे उनके बीच में कंसेंसस नहीं था। जो खादी, चरखा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के भी गांधी जी बहुत अपोजिशन थे, टैगोर उस तरह से नहीं मॉडर्न एजुकेशन के। लेकिन फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल में क्या आपको लगता है दोनों में कोई विभेद हो सकता है? कभी नहीं। आसान क्वेश्चन। What is true about the following statement related to राम मोहन रॉय? इसमें जैसा मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया है कि आप बी ऑप्शन को देखिए, ही टॉक्स अबाउट पार्टीलेस डेमोक्रेसी। आपको पता है कि राम मनोहर लोहिया कैसे पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने तो नॉन कांग्रेसिज्म का बीड़ा उठाया हुआ था और उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स किया था। उन्होंने जो है जो संयुक्त विधायक जो बनी थी उसमें उनका बहुत रोल था जो कांग्रेस को हराने में। तो बी को यदि आप हटा दे तो बी यहाँ हट गए, बी यहाँ तो एक ही बचता है, ए सी है। बाकी पढ़ लीजिएगा, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये गांधी जी के थ्योरी ऑफ सत्याग्रह के बारे में है कि कैसे ये हेल्प कर सकता है प्रोसेस ऑफ डायलॉग इन प्लूरल सोसाइटी थ्रीटेंड बाय म्यूचुअल डिस्ट्रेट। अब यहाँ पे जब आप पढ़ते हुए आएंगे तो यहाँ पे आप आके रुक जाना चाहिए आपको। द सत्याग्रह इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड रिक्रिएटिंग डायलॉजिकल स्पेस। डायलॉजिकल का मतलब ये होता है जहां पे कि डायलॉग के थ्रू होती है। तो ये तो एकदम बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सी को आप उड़ा दीजिए, सी 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 और एक ही सही मिलता है, सुपर इजी। आइए अब 15th एंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं इस साइकिल का, दिसंबर 2023 जो लेटेस्ट पेपर है। फाइंड आउट द बुक्स रिटन बाय महात्मा गांधी गिवन बिलो। अब आप देखिए कि आप इसको देखते देखते यदि ई पे पहुंचेंगे तो हिंद स्वराज। आप कितने भी कंफ्यूज हो कि ये बुक गांधी जी ने लिखे हैं कि नहीं ऊपर के चार, लेकिन हिंद स्वराज उन्होंने जरूर लिखे हैं। इसका मतलब ई मस्ट होना चाहिए ऑप्शन में, और ई केवल एक ऑप्शन में है, तो इसका मतलब कि एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, वो है 4 बी और ई। इसका मतलब बी भी उन्होंने लिखा है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, बाकी उन्होंने नहीं लिखा है। तो फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं कि 15 क्वेश्चन के मायने ये हैं कि आपको आईपीटी पे ज्यादा फोकस करना है। डब्ल्यूपीटी को थोड़ा सा जानबूझ करके ये कम कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटिकल थॉट को उभार रहे हैं यूजीसी नेट। आइए अब जून 2023 के शिफ्ट 1 के आईपीटी क्वेश्चन को देखते हैं। आपको ये बता दें कि जून 2023 का साइकिल बहुत टफ माना गया था और इसमें कट ऑफ बहुत लो गया था, लेकिन यदि आप आईपीटी के क्वेश्चन को देखेंगे तो ये उतना टफ तो नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स ऑब्जर्व वेरियस फॉर्म्स ऑफ नेहरूवियनिज्म, मिलिटेंट नेहरूवियनिज्म, क्लासिकल नेहरूवियनिज्म एंड पोस्ट कोल्ड वॉर नेहरूवियनिज्म। अब ये क्वेश्चन जून के टोन टेनर से मैच करता है, टफ। इसका सही आंसर है स्टीफन कोहेन। इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, आपको मुस्कुरा के आगे बढ़ जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? यहाँ पे आके आप थोड़ा ट्राई कर सकते हैं सेकंड क्वेश्चन में। इसमें जो 3 स्टेटमेंट है 1887 में वो बुक लिखती हैं रमाबाई, पंडिता रमाबाई, हाई कास्ट हिंदू वुमेन, यूएस में, इंग्लिश में पब्लिश होता है फर्स्ट बुक। रमाबाई पब्लिश्ड न्यूज लेटर कॉल्ड मुक्ति प्रेयर बिल सही है, और 1999 में उनको मिलता है कैसर हिंद की उपाधि। जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है द क्राई ऑफ इंडियन वुमेन जो है, ये उन्होंने ओरिजिनली मराठी में लिखी थी। डिफिकल्ट टू नो, लेकिन यदि आप जानते हैं तो ये क्वेश्चन क्रैक होगा, क्योंकि ए को आप जो है आप हटा देंगे। आपको यही तो पूछा जा रहा है कौन करेक्ट है, तो ए को हटा दे तो ए और बच जाता है बीसीडी। बट डिफिकल्ट, दिस इज, इफ दिस इज अरबिट देन दिस इज डिफिकल्ट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हु अमॉन्ग अस द फॉलोइंग सेड द कंसर्निंग कास्ट इन इंडिया एवरी सोसाइटी गेट्स इनकम्बर्ड। इनकम्बर्ड मतलब आप एक तरह से बोझा लेते हैं, उसके अंदर दब जाते हैं, डेट जैसा। इनकम्बर्ड विथ व्हाट इज ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब जो छोटी छोटी चीजें इसमें आपको नहीं पढ़ना चाहिए, ट्रिवियल। विथ डेड वुड फ्रॉम द पास्ट एंड विथ व्हाट इज पॉजिटिवली परवर्स। परवर्स मतलब जो मोरली जो सही नहीं है, जिसको आप एबोर कर सकते हैं, घृणा कर सकते हैं।
तो इस तरह की बात जो है कास्ट सिस्टम के बारे में कहने वाले, आपको लगेगा कि अंबेडकर हैं, लेकिन ये कहने वाले सही में अंबेडकर के गुरु हैं, जॉन ड्यूवी, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनके टीचर थे। अगेन थर्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हु सेड दैट नेशनल प्रोग्राम कैन नॉट बी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू आइडियोलॉजी एंड इफ पीपल वांट इट let them elect astrologer to govern the country and if they believe in astrology out of ignorance let us combat it। इस टाइप की बात साइंस के बारे में कहना, साइंटिफिक बेसिस पे नेशनल प्रोग्राम को चलाना, वो तो आप गेस कर सकते हैं कि नेहरू जी ने ऐसा कहा होगा, लेकिन नॉट इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिलेटेड टू जयप्रकाश नारायण। यहां आके क्वेश्चन आपको एक मौका देता है, क्योंकि यहां आप जानते हैं ये नॉट है, नॉट रिलेटेड, और आप जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण टोटल संपूर्ण क्रांति के प्रणेता थे, तो ए तो कभी हो नहीं सकता ऑप्शन में, तो एलिमिनेट ए, ए ए ए, और आपको आंसर मिल जाता है। इसका मतलब कि ही वाज नॉट कंसर्न विद पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, जिससे विवेकानंद कंसर्न थे, गणेश उत्सव जिससे कि तिलक जी कंसर्न थे, और शुद्धि आंदोलन जिससे कि दयानंद सरस्वती कंसर्न थे। सो आंसर इज बी सी डी, ही वाज नॉट कंसर्न विद दिस। Easy question. Dr. B.R. Ambedkar was a member of which of the following committee, which was also called an Indian Franchise Committee? Another bouncer, difficult. इस कमेटी का नाम था लोथियान कमेटी, और आपको बहुत लोगों को नहीं पता होगा, डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावरकर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा इन विच ईयर। ये एकदम लड्डू क्वेश्चन है। 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट रहे थे। हम लोग सभी इस चीज को जानते हैं और कई स्टूडेंट्स को याद कर लेते हैं, इजी। ये क्वेश्चन चैलेंज किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अरबिंदो को हिंदुत्व से मैच करने के लिए आपको फोर्स किया है, जबकि क्योंकि सावरकर जो है कल्चरल नेशनलिज्म, जबकि सावरकर यदि हिंदुत्व से मैच करते हैं अरबिंदो को कल्चरल नेशनलिज्म, तो ये कोई मैच करता ही नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन ही रॉन्ग बनाया गया है। जिया बर्नी आप जानते हैं, तारीकी फिरोसाई और कबीर जो है बानी, उनके जो शब्द या बानी जो जो गुरु वचन या कह लीजिए गुरुगन साहिब में जो आई है, तो ये क्वेश्चन फॉल्टी फ्रेम है। इसको यहां पे कैसे मैच करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड द फंक्शन ऑफ साइंस इज टू डिस्क्राइब एंड दैट ऑफ फिलोसफी इज टू एक्सप्लेन, देयरफॉर फिलोसफी इज कॉल्ड द साइंस ऑफ साइंस। ये ब्यूटीफुल सेंटेंस जो है ये एम एन रॉय ने कहा है। तो लेकिन ये भी डिफिकल्ट है, आप बहुत मुश्किल है इसको आपको पता होना, क्योंकि आप गेस जरूर कर सकते हैं कि इस टाइप की साइंस पे फोकस गांधी जी का नहीं हो सकता। टैगोर भी उतने ज्यादा साइंस के बारे में तो नहीं थे पैशनेट, विवेकानंद ऑफ कोर्स, लेकिन साइंस सॉरी फिलॉसफी के बारे में विवेकानंद और इसमें आप कंफ्यूज कर सकते हैं। मैं उल्टा बोल रहा हूँ, फिलॉसफी बारे में पैशनेट होना चाहिए इस सेंटेंस को कहने के लिए। तिलक्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ल्ड स्वराज्य वाज, मतलब उनका स्वराज्य जो है स्पिरिचुअल था, धर्म पे आधारित था, सेल्फ रिलायंट था, बिल्कुल गांधी जी से काफी ज्यादा मिलता था। तो उस मायने में यदि आप देखें तो यहाँ पे आइए, यहाँ आइए, इसमें तीन में से एक ही छांटना है। इट वॉज लाइफ सेंटर्ड एंड ऑन अदर्स एंड डिपेंडेंट अपॉन अदर्स, कभी नहीं, ये सेल्फ रिलायंट था। यदि आप दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, दूसरे पे सेंटर्ड हैं, तो क्या कभी आप स्वराज्य हो सकता है कि अपने ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं? तो एलिमिनेट सी, तो सी सी सी, इसका मतलब ए बी डी, और आपको आंसर मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, यदि हम यहाँ पे पहुंचे हैं इसके पहले कि जो शिफ्ट 1 के क्वेश्चन काफी टफ थे, आपको मतलब 50% यदि आप हिट कर दें तो बहुत अच्छा है, और बाकी को आपको गेस ही करना होगा। अब आइए देखते हैं शिफ्ट 2 में कैसा क्वेश्चन था, जून 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ वी कंसिडर द गांधीयन आइडिया ऑफ सत्याग्रह एज ए डायलॉग, सत्याग्रह एक डायलॉग भी है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इन सब पे ध्यान दीजिएगा, हम इसको ट्रू भी पढ़ सकते हैं गलती से, तो नॉट ट्रू है। तो यदि आप पढ़ेंगे तो नहीं, द नेचर ऑफ गांधी, यहां देखिए दो मतलब गलत है, दो सही है। द नेचर ऑफ गांधीज ट्रूथ फैसिलिटेट डायलॉग, ऑफ कोर्स सत्याग्रह डायलॉग को फैसिलिटेट करता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट होनी चाहिए। बी है, द नेचर ऑफ गांधीज ट्रूथ इज एंटीथेटिकल टू इक्वालिटी, ये निगेटिव सेंटेंस है। क्यों इक्वालिटी को ये नकारता है? नहीं नकारता है, इसका मतलब है कि बी जो है वो होना चाहिए आंसर में, दो ही में बी है, इसका मतलब ये दोनों खत्म हो गए। इन सच ए डायलॉग पार्टीज आर कंस्ट्रक्टेड एट एडवर्सरी, मतलब दुश्मन माने जाते हैं। नो नॉट एट ऑल, कोई दुश्मन नहीं होता सत्याग्रह में जो अपोजिशन पार्टी है। इसका मतलब दूसरा आपको गलत मिल गया, ये सी, इसका मतलब है डी सही है। द क्वेस्ट फॉर ट्रूथ इज ए शेयर्ड एक्सरसाइज, ऑफ कोर्स। Easy question. Who said that truth is not that the spirit of conflict and conquest is at the
origin and in the center of the Western nationalism. वेस्टर्न नेशनलिज्म की इस तरह से बुराई करने वाले ऑफ कोर्स रविन्द्रनाथ टैगोर ही हो सकते हैं. आप गेस कर सकते हैं यही सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर के इन बुक को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाएं. ये इतना मुश्किल है, मैं सीधा आपको आंसर बोल रहा हूँ, कौन याद रख सकता है. और इसका कोई ऐसा फॉर्मूला भी नहीं है कि उन्होंने पहले क्या लिखा बाद में क्या लिखा. Which among the following statement is true about JP Narayan's plan of reconstruction of Indian polity? ये क्वेश्चन डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन यहाँ पे आप आइए. द बेसिक यूनिट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वुड बी ग्राम पंचायत. वो डिसेंट्रलाइजेशन ग्राम पंचायत की बात काफी करते थे, गांधीयन थॉट जैसा ही. लेकिन यहाँ आइए कि क्या यदि बेसिक यूनिट ग्राम पंचायत होगा तो फिर यहाँ लिखा है द ग्राम सभा वुड एक्ट एज अ बेसिस ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी. तो ग्राम सभा तो ग्राम पंचायत के भी नीचे होता है, सभी एडल्ट जो वोटर होते हैं उनकी सभा. तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम सभा वुड बी द बेस ऑफ हिज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो यदि ऐसा कहा जाए तो बी को आप नकार सकते हैं. इन दैट केस बी तो सी डी ए सी डी. चूंकि ए जो है वो सही है, ही वांटेड टू रिवाइव स्वराज फ्रॉम विलो, मतलब डिसेंट्रलाइज, तो ए सी डी होगा. लेकिन इतना आसान नहीं है कि आप बी को नकार दें, इसलिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. According to Kautilya, which among the following 6 methods of foreign policy is applied by the would-be conqueror to the element of his circle of state? मतलब 6 जो उन्होंने 60 गुना दिया था, विग्रह, यना, समसराय, द्वैधी भाव एंड ऑल, आसना, तो उसको इंग्लिश में यहाँ पे लिखा गया है. तो मेकिंग पीस जो है संधि हो गई, स्टेइंग क्वाइट जो है आई थिंक आसना है, सीकिंग सपोर्ट समसराया है, लेकिन रिमेनिंग नॉन वायलेंट करके कुछ नहीं था. इसका मतलब बी को आपको एलिमिनेट करना है, तो बी, इसका मतलब ए सी डी. यहाँ पे आइए, ये भी जो है आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर को आप ट्रू फ्रीडम से मैच करेंगे, जेपी नारायण को आप संपूर्ण क्रांति से, राम मनोहर लोहिया को चौखंबा राज या 4 पिलर स्टेट से, और सावरकर को हिंदू राष्ट्र आप मैच कर लीजिएगा. इतना ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी भी नहीं, 2-3 से हो जाएगा. इजी क्वेश्चन. Who said radicalism thinks in terms neither of nation nor class? Its concern is man, मतलब human. It concerns freedom as freedom of the individual. ये आप बहुत आसानी से गेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैन को या ह्यूमन को सेंटर में रखा गया और रेडिकलिज्म की बात है. इसका मतलब रेडिकल ह्यूमनिज्म. और ये किसका थॉट था? एम एन रॉय का. गेस कर सकते हैं. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम? ये क्वेश्चन आसान इसलिए है क्योंकि आपको अंबेडकर के सारे बुक को याद करना है, और उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इसलिए. तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 के क्वेश्चन जो है, जो गलत बात है, सिर्फ 1 से ज्यादा आसान है, तो एक नॉर्मलाइज करना पड़ा होगा इनको. अब आइए फाइनली हम लोग दिसंबर 2022 साइकिल जो होता है मार्च 23 में, उसके 2 शिफ्ट के क्वेश्चन को देखते हैं. A democracy is more than a form of government, it is mode of associated living, who said? इनफैक्ट ये कई जगह आप गूगल में देखेंगे तो अंबेडकर जी ने कहा है, लेकिन अंबेडकर तो यहाँ है नहीं, लेकिन अंबेडकर के गुरु यहाँ पे हैं जॉन डूवी, जो उनको कोलंबिया में पढ़ाते थे. तो एक्चुअली जॉन डीवी ने ये कहा होगा, और फिर अंबेडकर जी ने इसको एक तरह से रिपीट किया होगा, इसलिए जॉन डीवी सही आंसर है. जॉन डीवी कौन थे देख लीजिए. ये प्रैग्मेटिज्म और डेमोक्रेसी पे काफी इन्होंने काम किया है, प्रैग्मेटिस्ट थिंकर, और इनको इसलिए हम लोग याद रखते हैं कि ये अंबेडकर के गुरु थे कोलंबिया में, यही पूछा जाता है. When and at which place साउथ अफ्रीका? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि साउथ अफ्रीका में पहली बार जो गांधी जी ने पैसिव रेजिस्टेंस किया वो कहाँ हुआ था. तो वो अब तो उसको ट्रांसवाल अब तो रहा नहीं, उस समय में ट्रांसवाल प्रोविंस था जिसके अंदर में जोहान्सबर्ग आता है, तो ये ट्रांसवाल में हुआ था 1906 में, जोहान्सबर्ग कह लीजिए. और यही वो फेमस जगह है जहां उनको ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था, जिससे कि वो गांधी बने थे, पेटर मैरिट्सबर्ग में. Who among the following launched the self respect movement? ये कितनी बार आपको रिपीट हो रहा है, आप देख सकते हैं. ए.बी. रामास्वामी नेकर, पेरियार. यहाँ पे महात्मा फूले का नाम है, जिन्होंने की सत्य शोधक समाज, और उनकी पत्नी जो है सावित्रीबाई फूले के नाम से यूनिवर्सिटी भी है, और इन्होंने बहुत सारा इन्होंने नाटक लिखा था, क्या नाम था उसका, त्रिया व्हाट, जो भी है. तो वो सब जो है आप देख लीजिएगा, इनके जो कुछ जो सोसाइटीज और जैसे सत्यशोधक समाज एंड ऑल. और ये बैकवर्ड क्लास मूवमेंट या बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट के एक फोर रनर थे, ये भी ध्यान रखिएगा महात्मा फुले. Who among the following categorize law into 2 types, सरिया एंड जवाबिद? तो सरिया और जवाबिद जो है, ये आपको जैसे ही ये ध्यान देंगे जवाबिद, तो आपको याद आएगा जयाउद्दीन बरनी का, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं. ये क्वेश्चन.
When did M.N. Roy dismantle his radical democratic party? So arbit, so difficult. लेकिन यदि आपके सिलेबस में M.N. रॉय तो हो सकता है आपने इसको ठीक से पढ़ा हो, और ये इन्होंने डिसमेंटल कर दिया था 1948 में, क्योंकि इनको बनाना था रेडिकल ह्यूमनिस्ट मूवमेंट लॉन्च करना। अब यहाँ देखिए रीजनलाइजेशन, इकोनॉमिकली द फ्रेमवर्क ऑफ सर्वोदय ऑर्डर, सर्वोदय मतलब क्या, सबका विकास, ऑर्डर वुड सीक टू एस्टैब्लिश ए बैलेंस्ड एंड इक्विटेबल इकोनॉमिक सेटअप इन द कंट्री। ऑफ कोर्स तभी सबका विकास होगा। जेपी वाज श्योर टू अफोर्ड द फर्स्ट प्लेस टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल। अब ये देखिए तो ये बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन करता है ये मुझे नहीं लग रहा है, इसलिए इसको बी होना चाहिए। स्टेटमेंट वन है नेहरू फेवर्ड ए सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। कौन बोलेगा नहीं, वो जो है फेबियन सोशलिज्म से प्रभावित थे, ट्रू है। नेहरूज कमिटमेंट टू सिविल लिबर्टी प्रिवेंटेड हिम, मतलब वो सिविल लिबर्टी के इतने पक्षधर थे कि वो डिक्टेटरशिप और प्रोलेटरिएट तो सोच भी नहीं सकते थे, ये भी ट्रू है। तो ये दोनों ट्रू है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन रेफरेंस टू टैगोर्स फिलोसफी। तो यहाँ पे अब हम लोग ऑप्शन में आते हैं, तो या तो एक भी गलत नहीं है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग है करेक्ट, या एक गलत है। चलिए गलत ढूंढते हैं, और यहाँ मैंने चूंकि गलत यहाँ पे पहले ही टिक कर दिया, तो चलिए तीनों सही है। टैगोर वॉज एक्सपोनेंट ऑफ ट्रू फ्रीडम, टैगोर अपीयर टू बी सीकर ऑफ इटर्नल ट्रूथ, टैगोर सपोर्टेड क्रिएटिव यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी, बट टैगोर नेवर सपोर्टेड एग्रेसिव नेशनलिज्म। और चूंकि इन्होंने लिख दिया है सपोर्टेड, तो यही एक आउटलैंडिश स्टेटमेंट है, ए बी सी हो जाएगा सही। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दंड नीति अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। ये क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए छोड़ जा रहा हूं। वैसे देखिए नेट पे आप देखेंगे तो आपको ये मिलता है कि दंड नीति का ये 4 है कि एक्विजिशन ऑफ अनएक्वायर्ड, प्रिजर्वेशन ऑफ एक्वायर्ड, आर्गुमेंटेशन ऑफ द प्रिजर्व, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जो उसका इसेंस था वो था मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर विद इन द स्टेट। आई डोंट नो ये कहाँ से ये नॉलेज आया, आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। वैसे यदि इसके अनुसार तो आप सी को हटा दीजिए, वो सही होना चाहिए, ऑफिशियल आंसर भी यही था, तो आप इसमें थोड़ा और रिसर्च कर लीजिए, मैं भी थोड़ा करूंगा। अब आइए 2023 के शिफ्ट 2 को देखते हैं, जो लास्ट पेपर हम लोग के सामने है मार्च 2023 में। Which of the following is correct? कंटेंट ऑफ फतवाई जहनदारी। फतवाई जहनदारी क्या था, एडवाइस था, 24 एडवाइस थे मुस्लिम किंग को जो नॉन मुस्लिम स्टेट जैसे इंडिया में शासन करते हैं। तो नसीहत मतलब एडवाइस टू मुस्लिम किंग। इन विच यूनिवर्सिटी कौटिल्य टॉट। देखिए उस समय में 2 यूनिवर्सिटी पुराने जमाने में बहुत फेमस थे, एक नालंदा जो बिहार में है, और एक तक्षशिला जो अभी अफगानिस्तान में है। तो तक्षशिला में ये पढ़ाते थे, टीचर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बेगमपुरा। बेगमपुरा जो है वो एक इमेजिनरी स्टेट है, जो संत रईदास भी इसको इन्वोक करते हैं, और कबीर जो उनके शिष्य थे वो भी बेगमपुरा की बात करते हैं। मतलब जहां लव ही लव है, कोई जो बोलते हैं ना कास्टलेस, प्रॉपर्टी लेस, ईगो लेस समाज, बेगमपुरा, कबीर। हु फाउंडेड द आर्य महिला समाज। अभी हम लोगों ने देखा, ये दूसरी बार क्वेश्चन पूछा रहा पंडिता रमाबाई। आपको ईयर भी अभी तक याद होना चाहिए 1882। आपको ये भी याद होना चाहिए कि 1889 में उन्होंने जो है मुक्ति सदन और शारदा सदन खोला था। इन सत्याग्रह, फिर से आ गया वही, देयर वॉज नॉट इवन द रिमोटेस्ट आइडिया ऑफ इंजरिंग द अपोनेंट। आपने अभी देखा, यस ट्रू। इन पैसिव रेजिस्टेंस देयर आर ऑलवेज एन आइडिया ऑफ हरासमेंट। नो, पैसिव रेजिस्टेंस में भी कोई हरासमेंट का नहीं है, जस्ट ये पैसिव है, वो एक तरह का मोरल एक्टिवनेस है। तो इसीलिए ये तो ट्रू है और ये फॉल्स है। तो आपको आंसर क्या होता है, सी होता है, सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट विवेकानंद। विवेकानंद तीसरी चौथी बार पूछा जा रहा है, ऑफकोर्स क्योंकि अलग अलग पेपर हैं, लेकिन आपको अच्छा है कि प्रैक्टिस होगी। अब यहाँ पे देखिए कि ये करेक्ट पूछ रहा है, और या तो सभी करेक्ट हैं इसमें, या एक अधिक से अधिक गलत है। चलिए गलत ढूंढते हैं। तो इन 1897 विवेकानंद स्टार्टेड द रामकृष्ण मिशन, पता नहीं क्यों, तो चलिए इसको ये कर लीजिए। विवेकानंद सेटअप द अद्वैत समाज, बिल्कुल इतना अद्वैतवाद के समर्थक तो जरूर किया होगा। विवेकानंद एक्सेप्टेड द सेडिशन कमीशन रिपोर्ट इन 1918, ये कैसे हो सकता है, इनकी डेथ ही हो गई थी 1903-4 में, कुछ तरह का डेथ हो गया था। 1918 से बहुत पहले, तो उस 1918 के रिपोर्ट से इनका क्या नाता हो सकता है, इसलिए सी गलत है। आपको एक गलत मिल चुका है, तो आपको खोजने की भी जरूरत नहीं है, तो सी एक गलत यदि आपका हुआ तो ए बी डी जो है करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू तिलक। यहां पे देखिए या तो सभी करेक्ट हैं, सभी करेक्ट तो नहीं है, मतलब एक ना एक तो इनकरेक्ट जरूर है, एक ना एक या दो। तो चलिए इनकरेक्ट ढूंढते हैं, करेक्ट पूछ रहा है तो एक या दो को ढूंढते हैं। तिलक फेल्ट दैट रूट ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म मस्ट बी
इन द सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस ऑफ द इंडियन मासेस। ये बहुत ज़्यादा इनका ये विचार था कि इंडियन मासेस के फीलिंग इमोशंस को जो है स्वराज से जोड़ना है। तिलक हैड ऑल्सो प्रपोज ए कांग्रेस रिजोल्यूशन फॉर द रिलीज ऑफ अली ब्रदर्स। चलिए इसको अभी होल्ड कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू तिलक, स्वराज वाज ए मोरल नेसेसिटी। बिल्कुल सही है। तिलक अपोज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पूना न्यू इंग्लिश स्कूल। हम लोग को मिल गया, पूना न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना इनका बहुत बड़ा हाथ था, तो ये गलत है। तो डी जो है एक हमको मिल गया, गलत है। क्या दूसरा मिलेगा? तिलक रोड दैट स्वराज इज द फाउंडेशन एंड नॉट द हाइट। ये भी सही है। मतलब स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मतलब उसके ऊपर ही हमारी फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी डिपेंड करती है। तो एक ही गलत है, डी। इसका मतलब है कि ए बी सी ई वाली जो है सही हो जाएगी। पेरियार से रिलेटेड देखिए, पेरियार्स प्राइम गोल वाज द इलिमिनेशन ऑफ कास्ट सिस्टम विच ही फाउंड अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन सेल्फ रेस्पेक्ट। यही तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का था, ये ट्रू है। Periyar firmly believed that revolution without violence ensures real and permanent welfare. Yes, वो violence नहीं चाहते थे, कोई revolution without violence होना चाहिए। तो ये भी ट्रू है और दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अब यहाँ देखिए, ये बहुत आसान है क्योंकि हिंद स्वराज जो है गांधी जी, क्या इससे ही क्रैक हो जाता है? ए का 4। और इससे आसान अब क्या हो सकता है? इसका मतलब है कि आप सीधा, बाकी भी आसान है इसमें क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी का है, गीता रहस्य जो है वो तिलक का है, और हु वेयर शुद्रा अंबेडकर का। तो ये सब लड्डू टाइप का क्वेश्चन है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ पे चूंकि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट इन्होंने दे दिया है, रामास्वामी नायकर, और डी का 4 और डी के 4 से ही हो जाता है क्रैक, इसलिए ये सुपर इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। बाकी हमको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्यों ना इसको जो है मैच कर लीजिए। जैसे ए का 3 है कॉन्सेप्ट ऑफ वोट बैंक, एम एन श्रीनिवास जिन्होंने की संस्कृताइजेशन या कास्ट इन मॉडर्न इंडिया का नामक ऐसे लिखा था, एम एन श्रीनिवास सोशोलॉजिस्ट, तो ये है। एसएनडीपी चलाते हैं श्री नारायण धर्म परिपालन योगम जो है बी, तो बी का 1 है नारायण गुरु, तो इसे मैच ही कर सकते हैं। आदि धर्म या आदि धर्म है सी, तो सी का 2, ये तो जस्ट एक ऑड 1 है मंगू राम मुगवालिया। चलिए आगे के लिए कभी आपको यूज हो जाए। थैंक्स डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। थोड़ा लंबा वीडियो होता ही है बिकॉज ये 10 पेपर होते हैं, तो काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी एक्सप्लेनेशन है। यदि आप यहाँ तक पहुँच गए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपको 2 बैचेस के बारे में बताना जो अभी चल रही है। एक तो क्रैश कोर्स जो मैंने पहले भी शुरू में बताया वीडियो के, ये यूजी नेट की जो दिसंबर साइकिल है उसमें अभी काफ़ी चीज़ें इसमें बची हुई हैं। आपके लास्ट मंथ के प्रिपरेशन को ये बहुत आसान बना सकता है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय sending your name, Telegram ID, mobile number at paulsciencehelp@paulsciencehelp.in। यदि आप CUET PG एग्जाम दे रहे हैं और ये वीडियो गलती से देख रहे हैं, तो आपको बताना है कि फाउंडेशन बैच चल रही है अभी, जो 31 दिसंबर तक इसकी वैलिडिटी है, जिसमें कि एक्सक्लूसिव लेक्चर और पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस के एक्सक्लूसिव वीडियो जो हैं वो मिलते हैं विथ लॉट ऑफ डिस्कशन। स्टूडेंट्स आर लाइकिंग इट टू मच। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं CUET PG के लिए। यदि आप CUET PG टेस्ट सीरीज का वेट कर रहे हैं तो 1 दिसंबर का डेट नोट कर लीजिए। 1 दिसंबर से स्टार्ट होगी, 25 नवंबर से उसकी रजिस्ट्रेशन होगी। यदि आप UGC नेट के एस्पिरेंट हैं तो प्लीज अपने जूनियर्स को बताएं, पॉल साइंस सेल्फ कम्युनिटी के मेंबर होने के नाते, ये इंफॉर्मेशन कि CUET PG की मॉक टेस्ट सीरीज 1 दिसंबर से स्टार्ट होगी और उसकी रजिस्ट्रेशन 25 नवंबर से। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने की मैं भरसक कोशिश करता हूं। मिलते हैं किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक बी हैप्पी, टेक केयर।